करने वाले हैं ऐसे 10 क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आपके पीरियोडिकल या यूनिट टेस्ट एग्जाम में आ सकते हैं। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग लेने वाले हैं द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स क्लास 10 एंड वी आर गोइंग टू पिक अप 10 सच क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके यूनिट टेस्ट में भी आ जाए, तो इसको करके ही अपने यूनिट टेस्ट के लिए जाना। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं एंड में मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी जो एमसीक्यूज होंगे जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं और वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको जो है पूरे चैप्टर की पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, तो इस चैनल पे ऑलरेडी जो है आपको वन शॉट सेशंस मिल जाएंगे चैप्टर्स के। उस चैप्टर को थोड़े स्पीड में देखना और अपना रिवीजन कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The question of sustainability of development arises many fundamentally new issues about nature and process of development. Explain with example. क्यों sustainability of development की बात हो रही है और किस तरीके से उसे नेचर और डेवलपमेंट के क्वेश्चंस उठ रहे हैं। देखो यार, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक स्टेटमेंट आए और आपको स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ आए, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स देखना है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, नेचर एंड डेवलपमेंट, है ना, इस पे क्वेश्चन है। तो आपको पता है, हाँ यार, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स मुझे पता है, वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर यू कैन स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बाय कंजर्विंग रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट एंड बाय जुडिशियसली यूजिंग रिसोर्सेज इन द प्रेजेंट एंड सेविंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन, है ना, वो होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ बिकॉज जिस रेट पे हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, इट विल बी एग्जॉस्टेड एंड नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम बाय अ फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंड इट हैज डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। कुछ लोग हैं जिनके पास बंगला है, गाड़ी है, पानी है, और कुछ लोग हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। तो इट हैज अनइक्वली डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। तीसरा प्रॉब्लम है कि काफी ज्यादा इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हुआ है क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करते बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो चौथा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि अगर हम सस्टेनेबली डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे क्रूड ऑयल, ग्राउंड वाटर विल गेट एग्जॉस्टेड एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी मूव टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से आपको अपने बेसिक एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स लिखने हैं। एग्जाम्पल्स आप लिख भी सकते हो कि क्रूड ऑयल जो है हमारे दुनिया में ओनली फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए बचा है, ग्राउंड वाटर को हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, What may be development for one may be destruction for the other। ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। Conflicting goals can be developmental goal, people have conflicting goals। तो आप लिख सकते हो कि because people have people are different, people are in different life situation, उनके developmental goals भी बहुत अलग होते हैं, कभी कभी they can be conflicting, है ना। इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ अभी, जो आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो डैम्स का। डैम्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं, दे आर अ डेवलपमेंटल गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट क्योंकि डैम्स की वजह से उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, दैट हेल्प्स इन मोर प्रोडक्शन। हाउएवर डैम्स की वजह से नियर बाय एरियाज फ्लड हो जाते हैं एंड दैट इज वाई फॉर ट्राइबल्स इट मीन्स लॉस ऑफ हैबिटेट, इट इज नॉट अ डेवलपमेंटल गोल फॉर देम। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल हो गया। वैसे ही जब हम सिटी ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं, है ना, सिटी को ब्यूटिफाई करने की बात करते हैं, सुंदर बनाने की बात करते हैं, तो मिडिल क्लास के लिए डेवलपमेंटल गोल होगा टू क्लियर अप द गार्बेज अराउंड द सिटी एंड टू डिमोलिश स्लम एरियाज, क्योंकि उनको लगेगा कि जहाँ स्लम्स है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वो सुंदरता खराब करते हैं किसी भी शहर के, बट दैट विल गो अगेंस्ट द डेवलपमेंटल गोल ऑफ पीपल लिविंग इन द स्लम एरियाज। तो कोई भी आप एग्जाम्पल लेके ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तीसरा, How did the French Revolution play an important role in creating the idea of nation state? Explain। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था ऑफ राष्ट्रवाद, ऑफ देशभक्ति इन यूरोप। इट वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। सॉवरेनिटी गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोनार्की इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, है ना, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो राजा के हाथ से लोगों के हाथ में आ गई। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी amongst the people। क्या क्या मेजर्स लिए? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ला पात्री, दैट इज फ्रांस इज आवर फादरलैंड एंड हम इसके सिटोयन हैं, हम इसके सिटीजन्स हैं, है ना। दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल राइट्स।
फिर तीसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा कि जो भी मतलब जो स्टेट जनरल था उसको रीनेम किया इनटू नेशनल असेंबली। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर देते रहो। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया एंड फ्रेंच लैंग्वेज वाज एनकरेज्ड, जिससे कि यूनिटी हो। यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स लाए गए और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। ट्राइकलर फ्लैग लाया गया इंस्टेड ऑफ टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मार्टियर्स को कमेमोरेट किया गया। इंटरनल कस्टम्स और ड्यूटीज को एबॉलिश किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Who hosted the Vienna Congress in 1815? Vienna Congress was hosted after Napoleon was defeated in 1815 in the Battle of Waterloo by Prabhu countries Prussia, Russia, Austria and Britain. उसके क्या मेजर चेंजेस थे? The main objective of the Treaty of Vienna was to undo the changes brought by Napoleon and to establish a conservative order in Europe. ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं। कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप लगा रहे हैं और जो नेपोलियन चेंजेस ला रहे हैं उसको अंडू करना है ना। तो क्या क्या मेजर्स लेके आए इसके अंदर? इसके अंदर जो है बर्बन डायनेस्टी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में था उसको रेस्टोर किया गया फ्रांस में। उसके बाद फ्रांस के चारों तरफ स्टेट्स एस्टैब्लिश किए गए एज बफर स्टेट्स, जिससे कि उसकी एक्सपेंशन ना हो। किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम को नॉर्थ में किया गया। जेनुआ को पीडमोंट के साथ साउथ में किया गया। Prussia was given territories in the western frontier while Austria was given northern part of Italy. ठीक है। द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने बनाया था दैट वाज लेफ्ट अनटच्ड। अब इसमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट्स याद कर लो, जो भी आपको आसान लगे याद करने में। सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो या तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ सकता है ना, जो 2023 के पेपर में आया भी था, या क्वेश्चन आ सकता है कि सुनील और रमन जो है वो कॉलेज में ग्रेजुएशन किए। सुनील अपने जॉब से बड़ा खुश है, उसको जो है पेड लीव्स मिलती है, उसको एक जॉब सिक्योरिटी है, पर रमन बड़ा दुखी है, वो उसको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। तो कौन से सेक्टर में काम करते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, है ना। तो ऐसे कॉम्पिटेंसी भी आ सकते हैं। तो आपको पता है द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय सुनील एंड रमन इज द वर्क दैट इज डन इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है दैट इज अंडर द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट अंडर द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी कोई रिकग्निशन नहीं होती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी होती है, फिक्स वेजेस होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ कोई मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलता। यहाँ पर अगर आपने लीव ली तो यू गेट पेड लीव्स, वहाँ पर यू डू नॉट गेट पेड लीव्स। यहाँ थोड़ी जॉब सिक्योरिटी है, वहाँ पर यू कैन बी रिमूव फ्रॉम जॉब विदाउट एनी नोटिस एंड विदाउट एनी पे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। हाउ कैन वन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज? क्वेश्चन इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के आ सकता है कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मिस्टर पावन जो है वो गांव में गए थे, उन्होंने देखा कि इवन दो 5 लोगों को काम करने की जरूरत है इस एग्रीकल्चरल लैंड पे, 15 लोग काम कर रहे थे। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट ही सीइंग एंड हाउ कैन ही सॉल्व इट? क्वेश्चन कैन कम इन अ डिफरेंट वे। तो आप कहोगे द मेन प्रॉब्लम जो रूरल एरियाज में देखी जाती है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल वर्क लेस दैन देयर पोटेंशियल, है ना। तो इसका क्या तरीका है? पहला तो गवर्नमेंट थोड़े लोन्स दे सकता है एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फार्मर्स, जिससे फार्मर्स इन्वेस्ट कर पाए इन एग्रीकल्चर बाय बाइंग मशीनरी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, सो दैट दे कैन हैव मोर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम लैंड एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कम हो। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा लोग जो है अपने पोटेंशियल पे काम करेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम खुद कम होगा, एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगा। दूसरा है गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, जिसके वजह से जो फार्मर्स है वो अपना सामान बेच पाए एट अ बेटर कॉस्ट। तीसरा है गवर्नमेंट छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ले सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैनाल्स हो गया, जिससे इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी मिले फार्मर्स को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खुले, वेयर पीपल हु आर नॉट गेटिंग जॉब्स बिकॉज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, उनको जो है नौकरी मिल जाए। गवर्नमेंट ये भी इंश्योर कर सकती है कि फार्मर्स अपने छोटे बिजनेसेस खोले, जैसे दाल मिल हो गया, स्मॉल शॉप्स हो गया, जिससे अगेन
देन एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में जाएगी एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम खत्म होगा। गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है कि थोड़ा नॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर्स खुले जिससे फार्मर्स को नॉलेज मिले अबाउट हाउ दे कैन डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर, जैसे डेयरी फार्मिंग खोलना, नॉन फार्म एक्टिविटीज में जो है इन्वेस्ट करना एंड इंक्रीज देयर एग्रीकल्चरल इनकम। अपने मन से आप बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, एनालाइज द मेजर्स एडॉप्टेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, एन्यूमरेट द नेचुरल रिसोर्सेज। देखो क्या सॉइल इरोजन करता है, तो वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट जो सॉइल इरोजन करता है डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, है ना, अर्बनाइजेशन। नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, विंड इरोजन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये भी सॉइल इरोजन करते हैं। अब इसको रोक कैसे सकते हैं? ऑफ कोर्स सबसे पहला माइक हमेशा गिरता है, एफॉरेस्टेशन, है ना। अगर हम मोर फॉरेस्ट ग्रो करें, द रूट्स विल इंश्योर दैट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज हेल्ड एंड सॉइल इरोजन नहीं होता। माइनिंग, सेकेंड इज कि माइनिंग को इंश्योर, मतलब वो किया जाए कि माइनिंग इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि माइनिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। प्लाउइंग किया जाए अलोंग द कॉन्टूर लाइंस, जो है प्लाउइंग किया जाए सो दैट, जिसको कॉन्टूर प्लाउइंग बोलते हैं, जिससे फ्लो ऑफ द वाटर डिसेलरेट हो, है ना। स्टेप्स जो है माउंटेन में हो सकते हैं टेरेस फार्मिंग के लिए, जिससे पानी का स्पीड थोड़ा स्लो हो जाए, राइट। ऑल ऑफ दैट, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, जिसमें आप अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो ऑन द लैंड सो दैट सॉइल इरोजन डज नॉट टेक प्लेस। तो इसमें कोई भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, मजा आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से थम्स अप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Why has federalism succeeded in India? Which are the policies adopted by India that has ensured its success? हमेशा ऐसा क्वेश्चन आए तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन लिख लो कि फेडरलिज्म इज इंडिया फॉलोज अ फेडरल पॉलिसी ऑफ पावर शेयरिंग वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ द गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिसडिक्शन। इंडिया में जो है फेडरलिज्म हैज बीन सक्सेसफुल बिकॉज पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हमारे यहाँ मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, culture, ethnicity and geography, and that has ensured that despite regional diversity India has stayed united. दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी कि हमारे यहाँ कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वी हैव 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जिसमें ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस होते हैं। तीसरा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, हमारे यहाँ सेपरेट जूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। इसमें आप यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और रेसिडुअल लिस्ट के और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में लिख सकते हो अबाउट हाउ जूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड एंड दे कैन नॉट इंटरफियर इन ईच अदर्स सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड फाइनली डिसेंट्रलाइजेशन कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म इसलिए भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि 1992 में पावर वाज डिसेंट्रलाइज्ड टू द लोकल गवर्नमेंट, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, चलो 9वां क्वेश्चन, तो दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, आई एम गोना डू डायरेक्टली द क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जस्टिस पार्टी इन बॉयकॉटिंग इलेक्शंस। तो जस्टिस पार्टी ने इलेक्शंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आई थिंक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, बॉयकॉट इसीलिए क्या था बिकॉज दे वर अ पार्टी ऑफ लोअर कास्ट ऑफ मद्रास एंड दे बिलीव दैट दिस वाज अ चांस फॉर देम टू गेन बैक पावर दैट वाज ऑलवेज रिजर्व फॉर द अपर कास्ट ब्राह्मण्स। उनको लगता था कि यार अभी तक अपर कास्ट ब्राह्मण्स के पास सारी पावर होती है, जब भी इलेक्शंस होते हैं वो लोग जीतते हैं, अब वो बिजी होंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो ये हमारा चांस है कि हमारे पास वो पावर है। ठीक है, हाउ वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट? ड्रामेटिक। तो यहाँ पर एग्जैक्टली दे नहीं रखा है बट इट वाज ड्रामेटिक क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा है बल्कि पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम्स वेंट अप। इफेक्ट ऑफ बॉयकॉट ऑन फॉरेन टेक्सटाइल ट्रेड, तो जो हमारे यहाँ कॉटन इंपोर्ट होता था वो जो है बिल्कुल ही हाफ हो गया, है ना, इट हाफ। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रेफ्यूज्ड टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और डू फॉरेन ट्रेड। इंडियन हैंडलूम जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। पहले मलकेल्की में आप ये भी लिख सकते हो, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, फॉरेन क्लॉथ वाज बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर्स। सेकंड और थर्ड आंसर सिमिलर ही है, बस अलग तरीके से लिखा गया है। फाइनल क्वेश्चन, व्हाई डिड द श्रीलंकन तमिल्स फील एलियनेटेड? Explain 3 measures taken by Sri Lanka according to an act passed in 1956. तो आप लिख सकते हो कि एक्ट पास्ड बाय 1956 के अंतर्गत पहला, सिन्हालीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। दूसरा, तमिल को डिसमिस किया गया।
एक्चुअली इसी का पार्ट है. पीपल जो सिन्हालीज थे, दे वर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन यूनिवर्सिटी पोजिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स. बुद्धिज्म को फॉस्टर किया गया बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इन सारे मेजर्स के वजह से द तमिल स्टार्टेड फीलिंग एलियनेटेड इन देयर ओन कंट्री. उनको ऐसा लगने लगा that there is no political party in the country that is looking after their interest. They started asking for making Tamil as an official language. उन्होंने बात की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में, रीजनल ऑटोनॉमी के बारे में, बट नन ऑफ देयर डिमांड्स वर मेट, व्हिच फाइनली लेड टू द सिविल वॉर इन द कंट्री. तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चंस. ये 10 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली करके जो है एग्जाम में जाओ. अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस की जगह एमसीक्यूज देने वाली हूँ. कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना. The Great Revolution, which gave the clear idea of nationalism with its core words liberty, equality and fraternity. किस revolution की बात हो रही है? Area sown more than once in an agricultural year plus net sown area. इसको क्या बोलते हैं? What will be the top priority in the developmental goal of a landless laborer? जिसके पास जमीन नहीं है और लेबरर है, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? द कम्युनिटी गवर्नमेंट, व्हाट डज इट सिग्निफाई? ध्यान से पढ़ो, है ना. वीडियो को पॉज करो और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो. राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा. आपको सारे लिंक्स, हमारा टेलीग्राम लिंक और हमारे सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. कमेंट में मुझे जरूर आंसर बताना. एंड दैट इज इट फॉर टुडे. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.